जब मैंने सर्विस शुरू की जी। तो भारत में हमारे पास में सिविल में केवल 25 हवाई जहाज थे। जो हाईजैकर था उसको सीढ़ियों पर ला करके हवाई जहाज से जी। निकलने वाली जो सीढ़ी होती है जी जी जी। उस पर घसीट के ला के रखा गया था और वहीं पर उसको गोली मार दी। उस समय जो मीडिया अवेलेबल था जी। तो वो मीडिया और उसके बाद भी जो मीडिया है उससे ज़्यादातर हम लोग का नुकसान ही हुआ है। जो हाईजैकर थे वो काफ़ी टेक्निकल जानकारी रखते थे जी। तो उन्होंने पायलट को बोला कि आप हमको बीबीसी ट्यून करके दीजिए। प्रधानमंत्री जी मेरे सामने आके खड़े होंगे तब मैं हाईजैकिंग से मुक्ति दूंगा। तो उनका ये कहना था कि आज अगर आप एक गोली मार करके कोई चीज़ कंट्रोल करते हैं, आप नहीं गोली मारते हैं तो कल आप 100 गोली भी मारिएगा तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में आने वाली नहीं आएगी। जी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। और जैसा कि आप जानते हैं एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम कोशिश करते हैं शख्सियत, खासकर वो शख्सियत जिन्होंने आईएएस, आईपीएस या फिर विशिष्ट सेवाएं जो हैं, विशिष्ट हैं जिम्मेदारी के लिहाज से, उनमें काम किया है, अपनी सेवाएं दी हैं भारत सरकार में या राज्य सरकारों में, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ 1973 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस ऑफिसर आसाम कैडर के शारदा प्रसाद जी हैं। काफ़ी ऐसे पद हैं, महत्वपूर्ण पद जिन पर रहकर आपने सेवाएं दी हैं, जैसे कि कुछ एक आध मैं आपके सामने रख दूं। असम में एंटी करप्शन और विजिलेंस के निदेशक आप रह चुके हैं, सीआईडी के प्रमुख आप रह चुके हैं और गृह सुरक्षा में भी काफ़ी बड़ा योगदान है। और अंग्रेजी का एक शब्द है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो जो आप फ्लाइट की आवाज़ शायद पीछे से थोड़ी बहुत सुन पा रहे हों, एविएशन सिक्योरिटी में आपका एक काफ़ी विस्तृत अनुभव है। सब कॉन्टिनेंट और साथ ही साथ यूरोप के काफ़ी सारे जो एयरपोर्ट हैं उनकी सिक्योरिटी और से जुड़ी जो चीज़ें हैं, आप जुड़े रहे हैं, लगातार आपका योगदान रहा है। आज मौका मिला है बात करने का, बात करेंगे। सर बहुत बहुत जी, स्वागत। नमस्कार जी। सर सबसे पहले 1973 में जब जी। आप सेवाओं में आए, सबसे पहला पद, सबसे पहली जगह और सबसे पहला टास्क आपको क्या मिला, अगर आपको याद हो? 1973 में मैंने ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करीब 1.5 साल की होती है। जी। तो 74 के नवंबर या दिसंबर में जी। हम यहाँ से आसाम पहुँच गए। अच्छा। तो आसाम राज्य मुझे अलॉट हुआ। जी। आसाम अकेला नहीं होता है, असम मेघालय करके जॉइंट कैडर है। जी। तो उसके असम विंग में मुझे पोस्टिंग दिया गुवाहाटी में। जी। तो मैं समझ रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर में मैं पहुँच गया गुवाहाटी। तो वहाँ एएसपी हुआ और मैं कहूँगा कि बहुत ही नामी पुलिस अफसर श्री केपीएस गिल, जी जी जी, वो मेरे एसएसपी थे। अच्छा। एक तो हमारे एसएसपी साहब ने कहा कि आप पूरे ज़िले की तनख्वाह निकाल करके और हर सिपाही के हाथ में अपने हाथ से तनख्वाह देंगे। वो ज़माना था जब बैंक में पैसे नहीं जाते थे। जी जी जी। और कैश पैसा निकाल करके हाथ में दिया जाता था। अच्छा। तो नॉर्मली ये काम छोटे लेवल पर होता है जी। कि साहब थाने की तनख्वाह थाने में भेज दी गई, वहाँ से रोल पर साइन होकर के टिकट, स्टाम्प टिकट लग करके वापस आ गया। अच्छा। पर साहब ने कहा कि नहीं, आप हर थाने अपने जाएंगे और कैश पैसा लेके जाएंगे, हर सिपाही का नाम बोलेंगे, बुलाएंगे, बात करके उसके हाथ में तनख्वाह देंगे। ये कॉमन प्रैक्टिस थी सर उस समय? नहीं, एकदम कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी। अच्छा। तो एक कोई नए तरह का काम हुआ। तो वो मैंने इंटरेस्टिंगली किया उस काम को। उससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ कि पूरे ज़िले में हर थाने में हर पोस्ट पर मैं घूमा जी। और जा कर के पोस्ट और थाने को समझा। अच्छा। और उसके बाद लोगों से कम चेहरे से तो रूबरू हुआ कि भाई ये मेरा सिपाही है, ये मेरा सब इंस्पेक्टर है, ये मेरा इंस्पेक्टर है। तो हाथ से देने से उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। जी जी। और थोड़ा बहुत काम का भी बारे में बात होती ही है, तो इससे मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ। अच्छा। तो एक तो ये काम जो मुझे दिया गया जी। उसी समय, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो है वो जो पुलिस लाइन है इसका इंस्पेक्शन करिएगा। अच्छा। तो पुलिस लाइन के इंस्पेक्शन का काम मुझे दिया गया। वो बहुत कठिन काम था इसलिए क्योंकि पिछले बहुत से सालों से इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि जो कामरूप जिला था, गुवाहाटी का जो पुराना नाम है, कामरूप जिला जो है इतना बड़ा जिला माना जाता था कि उसमें इंस्पेक्शन के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने इंस्पेक्शन किया तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली। कहीं पर कुछ गोलियां, कोई बारूद, कोई जो है बंदूकें, जी, असलहा एक्स्ट्रा निकला। अच्छा।
कम पड़ जाए तो अलग बात है, ज़्यादा कैसे निकलेगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी जी जी। और बहुत सी चीज़ें देखी गई कि बहुत सा असलहा और बंदूक ये सब चीज़ें कोई कोई साहब लोग लेके रिटायर भी हो गए, वापस नहीं किया। अच्छा, ये ऐसा भी होता था सर उस ऐसा। समय? तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं इंस्पेक्शन में निकली, जिन पर कि एक्शन किया गया। बिल्कुल। जी। कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके सामने पेश आया हो, जिसने आपको भी एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया हो कि क्या किया जाए? तो जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँ, उल्फा। जी, जी, जी। तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। राइट। तो उल्फा का मैं नाम लूँ तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आसाम के लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य का परिकल्पना है उनकी। जी, जी, जी। तो वो उल्फा की परिकल्पना है। तो इसलिए उनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, क्योंकि इनके जो विचार हैं वो हमारे से मिलते नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़। पैरेलल स्टेट की वो बात करते हैं, एक अलग स्टेट की स्टेट की बात बात करते हैं। जी। इसी प्रकार एक दूसरा टर्म आता है इंसर्जेंसी का। जी। इंसर्जेंसी का मतलब ये है कि हम आप से गुरिल्ला युद्ध करके आपको इतना ब्लीड करेंगे, इतना आपको परेशान करेंगे कि अल्टीमेटली आप वो एरिया छोड़ कर के चले कट विद जाएंगे। 1000 कट्स जिसे जी, बोलते जी। किल विद 1000 कट्स तो वो वाली जो बात है। इंसर्जेंट्स हैं। जी। तो ये दोनों वहाँ पर एक्टिव हैं, हुँ। एक्सट्रीमिस्ट और इंसर्जेंट। जी। तो उनको हमने शुरू से जी। बढ़ते हुए देखा है। अच्छा, डील और कैसे किया सर? कोई वाक़या प्लीज़ अगर आप शेयर करें? आप ऐसे देखिए कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से इनको डील किया गया। जी। जैसे जब उल्फा शुरू में आया तो इसकी पब्लिक में सपोर्ट नहीं थी। पब्लिक में सपोर्ट नहीं थी, पर ऐसा कुछ सरकार का वो कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसे लोग सत्ता में थे जो कि ये नहीं चाहते थे कि हम फ्रंट इनको करें, आपस में कन्फ्रंट करें, ऐसा इनके अंदर में ताकत नहीं थी। तो इसलिए हमने जब इनको टैकल किया तो उसी प्रकार टैकल किया कि बहुत ही लाइटली टैकल किया शुरू में। ओके। जबकि हमारे जो प्रमुख थे उस समय मिस्टर केपीएस गिल, तो उनका ये कहना था कि आज अगर आप एक गोली मार करके कोई चीज़ कंट्रोल करते हैं, आप नहीं गोली मारते हैं, तो कल आप 100 गोली भी मारिएगा तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में आने वाली नहीं नहीं। आएगी। जी। समय से जो भी एक्शन लेना है वो लेना है। पर अकेले पुलिस से तो नहीं होता है, जो सरकार का सपोर्ट होना होगा तभी काम होगा। अल्टीमेटली केपीएस गिल साहब के अगेंस्ट में उन्होंने एक केस रजिस्टर किया वहाँ पर, जो कि अल्टीमेटली केस यहाँ दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ और उसमें वो बरी हुए। लेकिन सरकार का सहयोग नहीं था, इसीलिए तो दिक्कत हुई, तो वो पंजाब शिफ्ट हो गए। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर। ओके। तो हमने अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से हैंडल किया है, जिसमें कि मैंने इंटेलिजेंस में बहुत साल काम किया है। जी। तो इंटेलिजेंस में काम करने का तरीका यह है कि साहब जो जिस ग्रुप को आपको न्यूट्रलाइज़ करना है, उसके पैरेलल हमें एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दें अच्छा। और उसको सपोर्ट कर दें, जिससे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को डाउन कर दें। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन आपको तकलीफ़ दे रहा है, इंसर्जेंट्स हैं, हुँ। उनके लीडर्स को हम पिकअप कर लें जी। और पिकअप करके उनको न्यूट्रलाइज़ कर दें। ओके। कैसे न्यूट्रलाइज़ करेंगे? गोली मार कर नहीं न्यूट्रलाइज़ करेंगे। जी। मान लीजिए किसी की कोई ख़राब आदत है, शराब पीने की आदत है, तो उसको हमने शराब उपलब्ध करा दिया। या किसी को है कुछ दूसरी आदतें जी, 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 खराब समझ हैं, हाँ। तो उनके आदतों के लिए बंदोबस्त कर दिया जी। थ्रू थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। ओके। तो 1 साल, 1.5 साल के भीतर में फिर वो व्यक्ति नाकाम हो गया। वो आदमी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में ख़त्म हो गया, या तो मर गया या दूसरों ने टेक ओवर कर लिया, बिल्कुल। उसको न्यूट्रलाइज़ कर लिया। ओके। हाँ, गोली मारने की ज़रूरत नहीं गोली है। मारने की ज़रूरत पड़ी नहीं। नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप खुद उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। जी। दैट्स ऑल। सर, जब हम आसाम की, मेघालय की या मिज़ोरम की, त्रिपुरा की इधर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो लोकल ट्राइब्स हैं, जी, इनका हर किसी का कस्टम अलग है, बिल्कुल। हर किसी का पहनावा, खान-पान, बोलचाल सब अलग है। हुँ, हुँ। और जो कई बार आपसी मुठभेड़ का भी बहुत बड़ा कारण बनता है। हुँ, हुँ। जब आप वहाँ पहुँचे और जब आप सेवा में थे, तब की क्या स्थिति थी? और तब टैकल या डील कैसे किया करते थे उस पूरी सिचुएशन में? सबसे पहली बात तो ऐसा है कि हमको उसकी जो वहाँ की लोकल भाषा है, जी। वो समझने की ज़रूरत है। जी। तो मैंने तुरंत जो आसाम में 2 प्रमुख भाषाएँ हैं, एक है असमिया, एक बंगाली। जी। दोनों मैंने अच्छे से पढ़ा।
अच्छे से सीखा, अच्छे से बोलना, और जितना अच्छा वो बोलते हैं अपनी भाषा को, उतना ही मैं भी बोल सकता हूँ। फ्लुएंट एकदम। हाँ, और न केवल उतना है, मैं कहूँगा कि एक असमिया जिसने गुवाहाटी में जन्म लिया है, वो गुवाहाटी की असमिया की भाषा तो बोल सकता है, लेकिन डिब्रूगढ़ में जो असमिया बोली जाती है उसकी भाषा नहीं बोल सकता है। मैं उस असमिया को भी बोल सकता हूँ जो डिब्रूगढ़ में बोली जाती है, उस असमिया को बोल सकता हूँ जो ग्वालपारा में बोली जाती है, उस बंगाली को बोल सकता हूँ जो सिलचर में बोली जाती है। जी। तो अलग-अलग छोटे-छोटे जगहों की जो डायलेक्ट है, रीजनल डायलेक्ट में मैं इस भाषा को बोल सकता हूँ जी। और उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं उनकी भाषा में बोलता हूँ तो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल उनके लिए बढ़ता है। जब मैं उनकी भाषा में बोलता हूँ तो वो मेरे पर विश्वास करते हैं। जी, जी, जी। मेरे विश्वास करते हैं तो मेरे दोस्त बनते हैं। उनके समाज में मेरा उठना-बैठना होता है, तो उनकी बातें, उनकी समस्याएँ मेरे से रूबरू होती हैं। तो उसका सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो गया। आपका एविएशन सिक्योरिटी में एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और जी। खासकर जो हाईजैक इंडियन सॉइल पर हुए उसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा एज़ एन कि उसे न्यूट्रलाइज़ करने में या फिर उसका एक सही तरीके से उसको डील करने में। सर, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा क्यों? एविएशन का जो फ़ील्ड है, वो धीरे-धीरे ग्रो किया है। जी। और जब किसी ज़माने में हमारे पास में टोटल 25 हवाई जहाज़ थे। जब मैंने सर्विस शुरू की, जी। तो भारत में हमारे पास में सिविल में केवल 25 हवाई जहाज़ थे, और ये 25 हवाई जहाज़ जो है इंडियन एयरलाइंस के पास थे, और कुछ एयर इंडिया के पास थे, वो भी उसी की तरह की कंपनी थी, बाहर चलाती थी। तो हवाई जहाज़ों की संख्या कम थी, और इस प्रकार की जो आज सुरक्षा का जो वातावरण है वो नहीं था। जी। सुरक्षा का वातावरण अलग था, इसलिए साल में 2-4 हाईजैक हो जाना तो बहुत ही कॉमन बात होती थी। और इसको झेलने के और इसको टैकल करने के तरीके भी बहुत ही इस्टेब्लिश्ड नहीं थे। जी। इस पे काम हो रहा था, धीरे-धीरे इवॉल्व हो रही थी। तो उस समय मैंने 1993 में मैंने जॉइन किया, 1993 में। जी। तो मेरे देखते-देखते 4 हवाई इस प्रकार की हाईजैकिंग हुई। तो वो 4 हवाई जहाज़ की जो हाईजैकिंग थी, वो मेरे लिए बहुत ही आई ओपनर थी। कहाँ-कहाँ हुई सर, अगर आप बता पाएँ? अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लास्ट जो है हुँ। वो अमृतसर में वो हवाई जहाज़ उतरा अच्छा। था, जी। और उसपे वो जो हाईजैकर था उसको सीढ़ियों पर ला कर के, हवाई जहाज़ से जी। निकलने वाली जो सीढ़ी होती है, जी, जी, जी। उस पर घसीट के लाके रखा गया था, और वहीं पर उसको गोली मार दिया था। ओके। भारत की ज़मीन पर हाईजैक होने वाला आखिरी वो था, जब उसको भरे ओपन कैमरा के सामने में जी, जी, गोली जी। मार दिया गया। तो जो उनके आका लोग थे उनको समझ में आ गया कि अब भारत में कुछ सिस्टम शायद बदल गया है। अब पकड़ करके और थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं होगी। अब हाईजैकर को नहीं छोड़ा जाएगा, ओके। ना उससे बातचीत की और ये जाएगी। कौन से साल की बात है सर? ये 1994 की बात है। 94 की। तो ये नया भारत जिसकी हम बात आज करते हैं, ये 94 से चला आ रहा है। धीरे-धीरे डेवलप हुआ है। जी, जी, जी। तो जब उसको वहीं गोली मार दी गई तो एक ये बात उठी कि हुँ। जिसके आदेश से गोली मारी गई, हुँ। वो उसके खिलाफ एक्शन होगा, ये वो। जी, जी, जी। पर लोगों को समझ में आया कि ये आवश्यक था। जी। उसके बाद हाईजैकिंग नहीं हुई। ओके। तो सर, इनकी कोई डिमांड्स, अगर आप कोई ऐसी डिमांड, जैसे भी आपने कहा ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे, फिर भी मैं थोड़ा-सा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर अस टू नो। कोई बहुत ही ऊल-जलूल या अजीब-सी इन लोगों की डिमांड्स कभी आया करती थी जो हाईजैकर्स होते थे? हाँ, सब प्रकार के हैं। जैसे? मतलब पागल टाइप के भी हाईजैकर थे, जी। जिनको ये है कि मेरे प्रधानमंत्री जी मेरे सामने आके खड़े होंगे, तब मैं हाईजैकिंग से मुक्ति दूँगा आपको। अच्छा। ऐसे भी हैं। या लखनऊ से एक हाईजैकिंग की बात उठी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ दिया जाए। अच्छा। तो वो हाथ में गोले, 2 उसके छोटी जो है बॉल ली उन्होंने, जी, जी, रुमाल जी। में लपेटी, जी। और कहा कि मेरे हाथ में बम है, अच्छा। और मैं हवाई जहाज हाईजैक कर रहा हूँ और फुटा दूंगा, इंदिरा गांधी को छोड़ दिया जाए अच्छा। जेल में। जी, जी, जी। जेल में थी। तो खैर वो जो भी हुआ उसका निपटाना, लेकिन यह है कि इस के लिए भी हाईजैक हुआ है, अच्छा, इस चीज़ के लिए भी हाईजैक हुआ और है। इस व्यक्ति को हुँ। एमएलए का वो जो है वो सिलेक्शन हुआ है। जी, 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 बाद एमएलए में टिकट मिला और उसके बाद?
तो सब प्रकार के लोग हैं जी। ऐसे भी हैं कि जो कहेंगे कि जो है मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड मेरे से नाराज है इसलिए मैं अपनी खुद भी मार जाऊंगा और लोगों को भी मार क्या दूंगा। ऐसा हुआ है सर? ऐसा भी हुआ है। हाँ। मैं फिर इन लोगों का मोटस ऑपरेंडी समझना चाहता हूँ। इनका साइकी क्या है, रीजन क्या है हाईजैक करने का? जैसे अब तो जब हाईजैक की बात हम करते हैं 9/11 के बाद और वैसे भी, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बहुत अलग किस्म के मोटिव रहे हैं। हाँ। बट ये जो आप मोटिव बता रहे हैं, तो क्या था उस समय इन लोगों का पीछे का साइकी पूरा जो ये करते थे? देखिए हवाई जहाज कॉमन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था जी। किराए ज़्यादा थे, बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े शहर में ही चलते थे, एलीट क्लास जो थी, एलीट क्लास चलता था। तो एक हवाई जहाज के लिए एक लोगों के मन में एक कौतूहल रहता था हमेशा। जी। ये होता था कि ये चीज़ पर अगर मैं कब्जा कर लूँ तो समझिए कि मेरी दुनिया सफल हो गई। तो इसको लेकर के लोग छोटी मोटी डिमांड को लेके भी इस प्रकार की हाईजैकिंग की कोशिश करते थे। एक डंडी ले ली, उसको लपेट लिया कोई चीज़ कपड़े से, में। जी। हाँ, कि ये तो फलां स्टिक है, ये जिलेटिन स्टिक है, अच्छा। ऐसा भी जी। हुआ है। तो हर प्रकार के आपकी बात हुई सर कभी किसी हाईजैकर से डायरेक्ट, कभी किसी से? नहीं, हाईजैकर से डायरेक्ट बात नहीं हुई है। मीडिएशन जो कई बार होता था पहले कि इनसे बात कर रहे हैं और हाँ। वो कभी नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि जब से मैंने टेक ओवर किया, मैंने 1993 में टेक ओवर किया और 1998 में छोड़ा। जी। तो ये मेरी पॉलिसी शुरू से थी कि मुझे हाईजैकर से बात नहीं करना है और हाईजैकर को बात करने का उद्देश्य अगर रहेगा, यानी किसी कोई और बात करेगा मेरे बिहाफ पर, उद्देश्य एक ही है जैसे कि हमारे समय हमको मिले और उस समय में हम सारे अरेंजमेंट करें कि उसको हम पकड़ लें। तो टैक्टिक्स के तौर पर एक टाइम विंडो हमें उसमें टाइम मिल विंडो जाएगा। हमको मिले जी, तो हम बात कर जो लें, दूसरा प्लान है उसे वर्कआउट कर पाए। वर्कआउट हम कर पाए, क्योंकि समय तो लगता ही है हर चीज़ में, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं हमारी चीज़ों को इकट्ठे करने में। जी। और सर एक और चीज़ मैं इसी से जुड़ी हुई समझना चाहता हूँ, जी। क्योंकि आज संचार क्रांति डिजिटल मीडिया के युग में हम हैं। जिस समय आप सेवा में थे और इस प्रकार की कोई घटना होती थी तो उस समय सूचना आने में ही एक अपना बहुत लंबा समय लगता था। फोन लाइंस थी, जी। वायर्ड फोन थे, और कितनी सही है सूचना कितनी नहीं है इसको वेरीफाई कर पाना एक अलग चीज़ होती थी। कैसे फंक्शन करते थे सर उस समय? और देखिए उस समय जो मीडिया अवेलेबल था जी। तो वो मीडिया और उसके बाद भी जो मीडिया है उससे ज़्यादातर हम लोग का नुकसान ही हुआ है। अच्छा। मैं आपको उदाहरण दूंगा कंधार का। जी, कंधार का। जब कंधार हाईजैकिंग वाला एयरक्राफ्ट चला नेपाल से, जी। तो मैं उस समय एविएशन मिनिस्ट्री में नहीं था, लेकिन थोड़ा ही दिन पहले मैंने छोड़ा था। जी। तो इसलिए मेरा कांटेक्ट था। जी। तो जब हाईजैक हुआ बनारस के ऊपर पहुंचा, जी। तो मुझे टेलीफोन से खबर दी कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो हाईजैक हो गया, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, आप एयरफोर्स को बोलिए, एयरफोर्स वाले उसको डाउन करके नीचे ले आएंगे। अच्छा। और बनारस तो क्रॉस कर रहा है, लखनऊ में उतार लेंगे, क्या दिक्कत है, एक बार लखनऊ में उतर जाएगा हमारे हाथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस समय जो प्रशासन था तो कुछ कारणों से उनको समय लग गया। अच्छा। उसको पकड़ने में। ओके। तो अल्टीमेटली वो पायलट ने कहा कि मेरे पास तो तेल है ही नहीं। जी। दूर जाने का, रिफ्यूलिंग के लिए तो जरूरत है, बिना उसके चलेगा नहीं। जी। तो अल्टीमेटली वो लोग अमृतसर उतरे। जी बिल्कुल। तो जब अमृतसर उतरे तो फिर मैंने वही कहा कि अमृतसर उतर तो गया है, अब ऊपर नहीं चढ़ना, दोबारा उड़ना नहीं चाहिए, टेक ऑफ होना चाहिए। लेकिन जो हाईजैकर थे वो काफ़ी टेक्निकल जानकारी रखते थे। जी। तो उन्होंने पायलट को बोला कि आप हमको बीबीसी ट्यून करके दीजिए अपने रेडियो पर। ओके। तो हवाई जहाज के रेडियो पर बीबीसी ट्यून किया है। तो बीबीसी में ये खबर निकली कि एनएसजी की टीम दिल्ली से चलने के लिए तैयार है। ओके। ये खबर जब बीबीसी की तरफ से बाहिर हुई और हाईजैकर्स ने इस खबर को सुना, तो उन्होंने ये कहा कि चाहे जो हो जाए तुम उड़ा लो। उसने बोला मेरे पास में तेल नहीं है, नहीं उड़ सकेगा, लेकिन उन्होंने बंदूक की नोक पर कहा कि नहीं आप उड़ा लीजिए। तो इस प्रकार की सूचना जब बाहर आती है तो उससे कभी कभी हमारा नुकसान भी हो सकता है। एयरपोर्ट्स हैं सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ यूरोप की, जैसे मैंने बताया आपने वो विजिट करे, उस सिक्योरिटी को पूरा आपने देखा।
आज जैसे हम एयरपोर्ट्स को देखते हैं और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन की बात आ रही है और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, क्योंकि जहां हम बैठे हैं लगातार ये जो फ्लाइट जिसकी आवाज आ रही है क्रॉस हो रही है, आईजीआई है बगल में, इधर हिंडन है और अभी ये जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है जी, आने वाला है। तो कैसे देखते हैं कि एयरपोर्ट्स की संख्या जो बढ़ रही है, क्या वो अच्छी चीज़ है? इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए? हाउ डू यू लुक एट इट विद योर अंडरस्टैंडिंग और सिक्योरिटी के लिहाज से भी? पहले तो कमर्शियल हिसाब से देखें जी, पहले कमर्शियल देखते हैं। और लोगों की सुविधा के हिसाब से देखें तो मेरा विचार है कि जो भी स्थान ओवरनाइट ट्रेन से कनेक्टेड हैं, जी यानी मैं रात में 9 बजे ट्रेन में पहुंचूं जी और चलूं और सुबह 5 बजे 6 बजे उतर जाऊं, जी तो अगर ये दो स्थान इस प्रकार से कनेक्टेड है तो उनके बीच में एयर सर्विस का कोई ख़ास माने नहीं रह जाता है। और ज़्यादा एयरपोर्ट खोलने का सिंपली ये कहना कि कुशीनगर में मैंने हवाई अड्डा खोल दिया है। अरे कुशीनगर का आदमी हवाई जहाज़ से क्यों चलेगा? आप सोचते हैं जी टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट आने की एक लिमिट होती है। एक दिन में बहुत होगा 50-100 टूरिस्ट आएगा एक जगह में, ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके लिए आप हवाई जहाज़ तो चला नहीं सकें, क्योंकि एक दिन में एक हवाई जहाज़ आने से किसी एयरपोर्ट का खर्चा निकलता नहीं है। मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में था, एक छोटे से छोटा एयरपोर्ट भी है तो उसको गार्डिंग करने के लिए मेरे पास 150 से 200 सिपाही चाहिए जी। इसका क्या मतलब हुआ? 150 से 200 लोगों की तनख्वाह निकलनी होगी। बिल्कुल, कहाँ से निकलेगी? 15 पैसेंजर है तो 150 आदमी की तनख्वाह हमारे केवल सिक्योरिटी के लिए निकलेगी। उसके ऊपर पायलट है, क्रू मेंबर है, एयरपोर्ट का स्टाफ है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कहाँ से निकलेगा? तो वायबिलिटी नहीं है, ये बात है जी। सर एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं जी, उनके रेगुलेशन के लिए भी सरकार के साथ काफ़ी लंबा आपने काम किया है। मैं उसके बारे में समझना चाहता हूँ कि इंडिया में जो ये एजेंसीज हैं कैसे क्या काम करती हैं, क्या इनका हक है, क्या इनके हुकूक हैं और किस तरीके से कि मतलब बेसिक इनका एक स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में? धरातल पर सच्चाई ये है कि जो एक सामान्य नागरिक को जो अधिकार हैं जी, जिसमें सबसे बड़ा अधिकार हम कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जी, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ सेल्फ एज वेल एज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ऑफ सम अदर्स ऑल्सो, तो वो अधिकार है। वही अधिकार जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट को भी है और कोई उससे ऊपर हट करके कोई अधिकार नहीं है। सर आप काफ़ी पसंद करते हैं बच्चों से, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनसे बात करना जी, और आईएएस यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे होते हैं एस्पिरेंट्स, आप उनको लेक्चर भी कई बार मैंने देखा है कि आप देते हैं। आपके अनुभव से, क्योंकि प्रयागराज में पैदा हुआ एक बच्चा वहीं शिक्षा और दीक्षा के बाद सेवाओं में आना और फिर असम मेघालय काडर और वहाँ नौकरी करना, जहाँ भाषा अलग है, खान पान अलग है, बोलचाल अलग है, आसपास की जगहें सब अलग है, वहाँ रहकर प्रशासनिक पुलिस प्रशासन में नौकरी करना, जी, आपका जो अर्जित अनुभव है उससे आप क्या कुछ चीज़ें हैं जो उनको बता सकते हैं जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सके आने वाले समय में? वो बेशक आईएएस हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो या फिर कोई और विधा हो जिसमें वो बच्चे पढ़ रहे हो या पढ़ना चाह रहे हो या जाना चाह रहे हो। जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं ये हर जो विद्यार्थी सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपनी पोजीशन ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन में चाहे हम चाहे जो कहें, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो सर्विसेज मिल रही हैं उनका मुकाबला नहीं है। कोई कितना भी आर्गूमेंट करे, कितना भी कंपैरिजन करे, लेकिन जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, या मैं इवन ये कहूँगा कि जो ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के बाद जो सर्विसेज मिल रही हैं, जी। ये सब इतनी बढ़िया सर्विसेज हैं कि जिनका प्राइवेट में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तो सबको ट्राई करना चाहिए, पहली बात तो ये। जी। दूसरी चीज़, अगर आप कहते हैं कि मैं तो अपने घर में ही नौकरी करूंगा, जी, मुझे तो बाहर जाना ही नहीं है, ओके, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नौकरी सोचने का खोजने की जरूरत नहीं है। ये आप मान के चलिए कि आप भारतीय नागरिक हैं और भारत में कहीं पर भी आपको नौकरी मिलती है तो आपको उस नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए, और अगर मिलती है खुश होना चाहिए, और जहाँ पोस्टिंग हो वहीं पर अपना काम अच्छा करना चाहिए। और मेरा तो अनुभव ये रहा है कि जहाँ मेरा घर का खाना बनता है, जहाँ मैंने अपना खाना बनाना शुरू किया, वही मेरा घर है,
और वहीं के लोग मेरे अपने लोग हैं, क्योंकि मैं अगर आवाज़ दूंगा तो वही लोग मेरे सामने आएंगे सबसे पहले। तो अपना किचन हो, अपने लोग हों, अपने समाज के भीतर में, जिस समाज में भी आप रहते हैं वहाँ आप जो है वो काम करेंगे। सबसे ज़्यादा परेशानी आज भी हिंदी भाषी प्रदेशों में होती है इंटरव्यू में जी। कि आपको पता बहुत कुछ है, मगर जब बात आ गई उसे सामने रखने की, उसे बताने की, तो कई बार दिक्कत आती है, कैसे उसे रखा जाए। तो ये हेजिटेशन जो है, ये बड़ा आसान एक चीज़ है समझने के लिहाज से, मगर उतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। मैं वो आपसे जानना चाहूँगा, क्या तरीके हैं इसे ओवरकम करने के? देखिए, इंटरव्यू देना, मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का ज़माने में, वो अपने में एक कला हो गई है जी। और इस कला में भी पारंगत होना होगा। जैसे आपने थ्योरी के पेपर्स तैयार किए हैं, तकरीबन उसी तरह से इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना होगा। जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये मालूम कर लीजिए कि अकबर के पिता का क्या नाम था और महात्मा गांधी किस सन में भारत में आए थे। ये इंटरव्यू नहीं है। सवालों को सुनना और सवालों का उत्तर सोचना और एक तरीके से उसका उत्तर देना, वो इम्पोर्टेंट है। वो जो कला है वो सीखनी पड़ेगी। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये मालूम रहना चाहिए कि जो आप सही गलत के हिसाब से जवाब दे रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक भी सवाल का उत्तर नहीं आता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, लेकिन आप कैसे उत्तर देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और एक मैं अपने कैंडिडेट्स को एक सलाह देता हूँ कि आप बहुत लंबे उत्तर मत दिया करिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर 2 से 3 वाक्यों में देना बहुत है। उससे ऊपर अगर आप देंगे तो दिक्कत क्या हो रही है कि 5 वहाँ लोग बैठे हुए हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेते हैं। और टोटल टाइम जो आपको देना वो चाहेंगे 25 मिनट से 45 मिनट के बीच में। उसी में वो सवाल भी पूछेंगे, उसी में आपको जवाब भी देने हैं। तो एक मेंबर के पास में आपके लिए टोटल 5 मिनट है, जिसमें वो सवाल पूछेगा भी, उत्तर भी देगा। और वो चाहेगा कि 2 सवाल पूछे, तो 2.5 मिनट हुए ना। तो उसी में सवाल भी पूछना, उसी में उत्तर भी देना है। अब उसी में आप लंबी कहानी सुनाने लगिएगा तो वो मना नहीं करते हैं, और लेकिन आपके ही समय का नुकसान हो रहा है वहाँ पर। तो इसलिए ये इस बात का सावधान रहना है कि सिंपली कि कोई आपको मना ना कर रहा है इसलिए आप उत्तर देते चले जा रहे हैं। तो लेक्चर हॉल की सिचुएशन नहीं है कि मैं एक लेक्चरर हूँ, मेरे ऑडियंस बैठा हुआ है, मैं तो बोलता जा रहा हूँ। फिर भी ऐसी गलती होती है। मेरे बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम इंटरव्यू हॉल से निकल आके फ़ोन करते हैं, सर मेरी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सर उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताइए, और अगले 15 मिनट कब निकल गए मुझे मालूम नहीं पड़ा, और मैं अपने बारे में बोलते रहा। थोड़ी देर में उन्होंने बोला कि भाई आपका इंटरव्यू हो गया, आप जाइए। 5 मेंबर थे, 2 मेंबर ने केवल सवाल पूछा, बाकी 3 ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि सवाल पूछ नहीं पाए, क्योंकि आप जो है बोलते रह गए। ये चलिए, बहुत अच्छा। तो इससे एक हमें चीज़ें समझ में आ गई है कि केवल IAS या फिर UPSC या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो इंटरव्यू होते हैं उसी में नहीं, इस प्रकार के इंटरव्यू में भी अगर पॉडकास्ट नहीं है तो बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि वक्त बड़ा ही कीमती है, और जो व्यूअर्स हैं खासकर उनका वक्त। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त आपका ही बहुत कीमती और आपने हमें दिया, और खासकर जो हाईजैक से जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें आपने बताई, क्योंकि ये आमतौर पर पब्लिक डोमेन में नहीं आती। दीज आर वेरी सीक्रेट थिंग्स। तो एविएशन सिक्योरिटी, पीछे जो लगातार आपको हवाई जहाज़ों की आवाज़ आ रही है, ये आज शायद इस आसमान में जो इतने सिक्योर एक वातावरण में उड़ रहे हैं, तो इसके पीछे का काफ़ी बड़ा योगदान सर का भी है। बाकी जो सारी बातें सर ने अपने अनुभव से बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी, और आपका क्या अनुभव रहा है इस पूरे इंटरव्यू को लेकर वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले समय में भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएं, कुछ बातें करें, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। तब तक के लिए देखते रहे दी एज। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी रति और अभिषेक। मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नोएडा।